तो मेजर शैतान सिंह का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, रामचंद्र ये सिनेमा हॉल थोड़ी है, ये तो चोट लगने की ही जगह है, यहाँ तो लगेगी चोट, बांध दो मेरे पट्टी और मैं लड़ूंगा। सिंघराम उठा उठा के चीनियों को पहाड़ी से नीचे फेंक रहा था। वो अपने उस मोर्चे से बाहर निकला और 2 चीनियों का माथा पकड़ के उसने उनको जोर से टकराया और वो दोनों चीनी जो है वो वहीं ढेर हो गए। सब ने गोली खाई थी तो सीने के ऊपर गोली खाई थी। ठीक है, ये सब दृश्य देख करके ब्रिगेडियर रैना जो है भाव विह्वल हो गए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। और दोस्तों उस दिन वो फूट फूट कर रोए। मैं तो कहता हूँ अपने दोस्तों से कि यार घूमने के लिए तुम गोवा जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, लेह लद्दाख जाओ आप और लेके जाओ अपने बच्चों को, वहाँ रिजांगला लेकर के जाओ और उनको महसूस करने दो उन वादियों को, कैसे भारत के 120 जवानों ने उस दिन गदर मचा दिया था, चीनी सेना की लाशों के ढेर लगा दिए थे। तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज फिर एक और महापुरुष की वीर गाथा लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बात चल रही है 18 नवंबर, साल है 1962 और हम जिस जगह पहुँच रहे हैं उस जगह का नाम है रिजांगला, रिजांगला की घाटी। तो रिजांगला वह जगह है जब भारत की कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन, 13 कुमाऊं, उसकी भी जो चार्ली कंपनी है, वो चार्ली कंपनी रिजांगला के मोर्चे पर डटी हुई है। 1962 का ये वर्ष है और ये वही साल है जब चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। हमारे भोले भाले प्रधानमंत्री नेहरू जी चीन के जो प्रधानमंत्री थे जाओ, उनकी बातों में आ गए और उन्होंने जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगाया उस पर उन्होंने विश्वास किया, जो कि भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। आप देखिए क्या हालत है उस समय। प्रधानमंत्री नेहरू जी कॉमनवेल्थ के दौरे पर चले गए हैं। बीएम कौल जो सेना प्रमुख हैं वो 1 महीने से छुट्टियों पर चल रहे हैं और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन विदेश के दौरे पर गए हुए हैं। कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। भारत के किसी भी व्यक्ति को सपने में भी ख्याल नहीं था कि चीन हमारे साथ विश्वासघात करेगा और हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा वो। तो मैं बात कर रहा था रिजांगला के युद्ध की बात। रिजांगला वह युद्ध है साथियों, 1962 के भारत और चीन युद्ध में, भारत और चीन के इतिहास में इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई है। भारत और चीन के बीच में यह रिजांगला का ही युद्ध था कि चीन ने भारी कैजुअलिटी की वजह से, क्या कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि 120 जवान 5000 की चीनी सेना से लड़ेंगे, और उन्होंने 1310 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 120 जवान भारतीय सेना के, केवल चीन के 5000 सिपाही सामने, और भारतीयों ने 1300 और 10 चीनियों को वहां मौत के घाट उतार दिया। सोचिए कितनों को गोली लगी होगी, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद चीन ने ऑफिशियली, औपचारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि वो रिजांगला का युद्ध ही था जिसने चीन को सबसे भारी क्षति पहुंचाई। और रिजांगला की लड़ाई का क्या परिणाम रहा? मात्र 5 दिन बाद ही रिजांगला के चीन ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम जो है वो कर लिया। तो चीन को पता चला कि भारतीय सेना किस मिट्टी की बनी हुई है। तो मैं आपको रिजांगला की लड़ाई की तरफ ले चलता हूँ। क्या स्थिति है? 120 जवान कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं बटालियन है, 13 कुमाऊं, उसकी जो चार्ली कंपनी है, सी कंपनी, और कंपनी को लीड कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह भाटी, राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासर गांव का यह निवासी, और वंश परंपरा से देखें तो राजपूत परिवार में जन्मा हुआ वह व्यक्ति, जिसके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी को भी मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, वो जब भारतीय सेना के लिए, ब्रिटिश सेना के लिए लड़े थे। तो इस प्रकार की शानदार आर्मी की परंपराओं से युक्त मेजर शैतान सिंह भाटी जो है वो रिजांगला में इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों इतिहास में रिजांगला की जो लड़ाई है इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऐतिहासिक, सबसे खूनी
लड़ाइयों में से एक माना जाता है। तो थोड़ा सा हम रिजांगला की तरफ बढ़ने से पहले उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयत्न करेंगे। नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, आप स्वयं एनालाइज कर पाएंगे उसको। तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत भी एक गरीब देश है, चीन भी एक गरीब देश है, पर अप्रोच में बहुत अंतर है। भारत का ध्यान गरीबी हटाओ की तरफ है और भारत अपनी सेना को, नेहरू जी ने ऐसा कह दिया था कि हम तो बड़े शांत देश है, हमें तो सेना की जरूरत ही नहीं है, पुलिस ही बहुत है हमारे लिए। इस तरह की विचारधारा रखने वाले हमारे जो लीडर्स थे। और चीन में गरीबी वहाँ भी है, लेकिन उनका सारा का सारा ध्यान अपनी सेना के विकास पर है। इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा कि रिजांगला की लड़ाई में जो भारतीय सेना लड़ रही थी, वो लड़ रही थी 303 राइफल्स, जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा LMG भारतीयों के पास थी, नाम मात्र के मोर्टार थे। और चीनी लोग ऑटोमेटिक वेपन्स, ऑटोमेटिक लोडिंग राइफल्स से युक्त थे। कई तरह के मोर्टार्स अलग अलग इंच के उनके पास थे। 303 बंदूक से तो बुरी कोई बंदूक हो ही नहीं सकती युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। एक बार में एक गोली लोड होती है, फिर उसका खोल बाहर निकालो, फिर दूसरी गोली लोड करो, फिर उसको एक फायर करो, फिर वापस उसको बाहर निकालो। आप सोचो ऐसा कोई व्यक्ति जो 303 जैसी पुरानी बंदूक से लड़ रहा हो और सामने कोई व्यक्ति सेल्फ लोडिंग ऑटोमेटिक जो गन से युक्त हो, क्या मैच है इन दोनों के अंदर, क्या किस प्रकार का सामना हो सकता है। लेकिन मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके कुमाऊनी वीरों ने वह कर दिखाया जिसे इससे पहले दुनिया के सैन्य इतिहास में लगभग असंभव माना जाता था। आप सोचिए रिजांगला के युद्ध का क्या महत्व है। बाद में चीन की सेनाओं ने, पाकिस्तान की सेनाओं ने भी इस युद्ध का अध्ययन किया है और इससे सीखने का प्रयास किया है कि ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने। ठीक है, इस युद्ध में जो किया उन लोगों ने, भारत का वो सिपाही जिसने जाके वापस कमांड पोस्ट को बताया कि इस तरह का मामला रहा, वापस जाकर के जो अपने जो सेंटर को बताया आर्मी वालों को, उन्होंने भी विश्वास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की कोई लड़ाई भी इतिहास में लड़ी जा सकती है। भारत चीन की जो सीमा है, इसको अगर हम लोग देखें तो 3 हिस्सों में उसको देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ईस्टर्न बॉर्डर, बीच में जो सेंट्रल बॉर्डर है, और जम्मू कश्मीर की तरफ लद्दाख की तरफ से जो चीन का हिस्सा हमारे साथ लगता है, वहाँ हम देख सकते हैं वेस्टर्न बॉर्डर। तो जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहीं पे लद्दाख में हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट थी, जो जगह थी, उसका नाम था चुशूल। चुशूल में एक एयर स्ट्रिप भी थी। चुशूल के चले जाने का मतलब था JNK को खतरा, लेह और लद्दाख को खतरा। चुशूल पे कब्जा करके चीन जो चाहता हो वो कर सकता था। उस चुशूल को बचाने के लिए जो आगे अग्रिम पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम था रिजांगला। और क्या स्थिति थी उस समय, तो आप देखिए, जब मेजर शैतान सिंह भाटी की 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को रिजांगला भेजा गया था, उससे पहले जाट रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट उस क्षेत्र में लड़ी और वो लगभग ज़्यादातर लोग जो है वो शहीद हो गए। उस समय जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर रैना जो थे, उन्होंने फिर मेजर शैतान सिंह की जो टुकड़ी उस समय कश्मीर के अंदर बारामूला में पोस्टेड थी, उनको डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि आप लोग रिजांगला पहुँचें और चीन को रोकना बहुत ज़रूरी है। यदि चुशूल को बचाना है तो रिजांगला को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। रिजांगला पोस्ट जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, यदि हमें चुशूल की रक्षा करनी है तो। मेजर शैतान सिंह भाटी कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं कुमाऊं है और उसकी जो C कंपनी है, उसको लेकर के वहाँ पहुँचे। और जब वो वहाँ पहुँचे रिजांगला में, तो उनको आभास भी नहीं था कि इतना भयंकर युद्ध जो है उनको लड़ना पड़ेगा। भारतीय सेना के अंदर लगभग ये र्यूमर फैल गया था, भारतीय सेना ने ये मान लिया था कि ये लड़ाई जो है रिजांगला की तरफ से नहीं होगी। चीन चालाकी के अंदर जो है बहुत आगे है, उसने दूसरी कई पोस्ट है वहाँ छोटे छोटे हमले किए ताकि सेना का ध्यान उधर चला जाए। और फिर उसको लगा कि यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया था चीन का, उसको लगा कि यहाँ तो 120 लोग ही हैं, 120 लोगों से हम अगर 5000 सिपाही भेजेंगे तो क्या है, हमारे लिए को बहुत आसान रहेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि वहाँ पे कौन महापुरुष जो है एक चट्टान की तरह अड़ने के इरादे से आकर के बैठ गया है, और उस व्यक्ति का नाम है मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, आपका जन्म जोधपुर ज़िले में गांव पड़ता है बाणासर। एक राजपूतों की जो भाटी शाखा है, जो कि यादवों के वंशज हैं, भगवान कृष्ण से अपना वंश मानते हैं,
तो मेजर शैतान सिंह भाटी जो है वो राजपूतों की भाटी शाखा में आपका जन्म हुआ। आपके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी, आप भी एक ऊंचे ओहदे पर जो है भारतीय सेना में लड़े। 1949 में मेजर शैतान सिंह भाटी जब कमीशन हुए उस समय उनको जोधपुर स्टेट की जो सेना है उसमें अधिकारी का पद उनको जो है प्राप्त हुआ। बाद में जब जोधपुर रियासत और बाकी सारी रियासतें भारत में मर्ज हो गई तो उनको कुमाऊं रेजिमेंट में जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया। 13 कुमाऊं से मेजर शैतान सिंह भाटी जो है वो जुड़े। मेजर शैतान सिंह भाटी इससे पहले नागा हिल्स के ऑपरेशंस में बहादुरी का परिचय दे चुके थे। आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान का एक हीरो है जिसने गोवा को मुक्त करवाया है, उस पर एक वीडियो ड्यू है मेरा, और उन महापुरुष का नाम है जनरल सगत सिंह। जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में आपने 1961 में गोवा को भी पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। शायद आपको पता होगा कि अंग्रेज तो 47 में चले गए थे। यूरोप की एक दूसरी शक्ति जो पुर्तगाल के लोग हैं, पोर्चुगीज, वो गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंततः जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में मेजर शैतान सिंह भाटी और इनकी जो टुकड़ियां हैं उन्होंने गोवा पे आक्रमण किया और अंततः पुर्तगालियों को वहां से भगाया। तो उसमें भी मेजर शैतान सिंह भाटी को जो है वो सम्मानित किया गया, उनको पदोन्नत किया गया, जो है कैप्टन से मेजर रैंक पे आपका पदोन्नति जो है वो हुई। फिर मेजर शैतान सिंह भाटी जो है उनको जम्मू कश्मीर में रखा गया और बाद में उनकी जो टुकड़ी है उनको भेज दिया गया रिजांगला। अब आप देखिए उस टुकड़ी के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में ज़्यादातर जो कुमाऊं नहीं आते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन ये जो सी कंपनी थी, जो चार्ली कंपनी थी, इसमें अधिकतर जो लोग थे वो हरियाणा के थे और अहीर थे। कहते हैं वो अपने आप को वीर अहीर। तो रेवाड़ी क्षेत्र के जो अहीर थे वो अधिकतर इस टुकड़े में थे। मेजर शैतान सिंह भाटी थे राजस्थान के और वो लोग थे हरियाणा के। और उनमें से किसी भी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखी थी और उनको सीधा, आप सोचिए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर है रिजांगला की चोटी, 16,000 फीट की ऊंचाई पे उनको जो है वो सीधा भेज दिया गया। और मैं कभी सोचता हूं तो मुझे गुस्सा भी आता है और रोना भी आता है। उनको सिंपल कैनवास शूज दिए गए जो ठंड को नहीं रोक सकते। उनको नॉर्मल स्वेटर, कॉटन से बने हुए कपड़े ऊपर नॉर्मल स्वेटर दे करके -30 डिग्री सेल्सियस की भयंकर ठंड में इस सेना को भेज दिया गया। जब मैंने उसका विवरण पढ़ा तो मेरा खून खौल गया कि सेना के साथ क्या किया गया था उस समय। उनको इतने मोटे दस्ताने दिए गए कि राइफल का जो ट्रिगर होता है उसमें वो दस्ताना जो है वो उंगली नहीं घुसती थी। तो फिर क्या रास्ता आपके सामने, दुश्मन है, दस्ताना पहन के आप गोली नहीं चला सकते। -30 डिग्री में साथियों उन्होंने अपने दस्ताने खोल दिए सैनिकों ने, ताकि बंदूक का जो ट्रिगर है उसको दबा सके। आप जानते हैं -30 डिग्री में क्या होता है? -30 डिग्री में यदि आप अपने नंगे हाथों से, अपनी स्किन से अगर आप गोली को पकड़ लेते हैं तो गोली तत्काल चिपक जाती है आपकी उंगली से, और फिर जब वो उसको खींचा जाए तो चमड़ी को साथ लेकर के उतरती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारी सेनाओं को मात्र 120 की संख्या में रिजांगला की चोटी पर जो है वो भेज दिया गया कि जाओ और चुशुल की रक्षा करो। मैं धन्य कहता हूँ इन वीरों को, इनकी माताओं को, जिन्होंने ऐसे महावीरों को जो है वो जन्म दिया। 120 की संख्या में ये जो 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी है, ये छठी हुई मानी हुई टुकड़ी थी। इनमें से कई तो कुश्ती के जबरदस्त नेशनल प्लेयर्स थे, ठीक है, कबड्डी के खिलाड़ी और लंबे चौड़े शरीर वाले बलिष्ठ अहीर। उसमें से एक महापुरुष हुए सिंह राम, जाट परिवार में आपका जन्म हुआ और वो तो नेशनल प्लेयर थे उस समय। उनकी कथा भी अभी आपके आएगी तो आपको बड़ा आनंद आएगा उसको सुनने में। तो बात है 18 नवंबर, चीन की 5,000 की सेना जो थी वो आगे दर्रों में छिपी हुई थी। ठीक है, लड़ाई शुरू होती है रात को 3:30 बजे। चालाकी देखिए आप चीन की। चीन ने जो याक, जो उस क्षेत्र में पशु पाया जाता है, हमारे बैल के समतुल्य मान लीजिए आप, याक के ऊपर, घोड़ों के ऊपर चीन ने लालटेन उनके गले में बांध करके एक लाइन से उनको भारतीय पोस्ट की तरफ रवाना कर दिया। ठीक है, भारतीय पोस्ट जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, एक प्लाटून पोस्ट है 9, एक प्लाटून पोस्ट है 8, एक प्लाटून पोस्ट है 7 और एक कमांडिंग पोस्ट है जहां मेजर शैतान सिंह जो है वो है। एक तरफ हरिराम सूबेदार जो है वो उसको संभाल रहे हैं
और मेजर शैतान सिंह के पर्सनल बॉडीगार्ड है निहाल सिंह LMG लिए हुए, और जो रेडियो मैन है उनका नाम है रामचंद्र यादव। तो मेजर शैतान सिंह को ये न्यूज़ मिली कि इस तरह का मामला है, ये लालटेन लेकर के चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने फायर किया, तो थोड़ी देर बाद जब उनको आइडिया हो गया कि ये सैनिक नहीं है, ये तो जानवरों को उन्होंने लालटेन, ताकि भारतीय सेना का एम्यूनेशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैंने जब इन जवानों के इंटरव्यू सुने, पढ़ा इनके बारे में, तो मुझे पता चला एक एक जवान को 80 से 90 राउंड दे करके भेज दिया गया था उसे। ठीक है, एक एक जवान के पास केवल 80 से 90 राउंड बंदूक के। ठीक है, और चीनियों के पास अथाह असला था, अथाह एम्यूनेशन था, कोई उनके पास दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 4:30 बजे के आसपास चीनियों ने पहला जो है वो हमला करने का प्रयास किया। मेजर शैतान सिंह को जो एक प्लाटून थी 9, वहाँ से पता चला प्लाटून पोस्ट से कि चीनी कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने LMG फायर करके उनको वहीं ढेर कर दिया। फिर उनको सुबह होते होते लगभग 5, 5:30 के आसपास पता चला कि एक तरफ से 400 चीनी, एक तरफ 100 चीनी, एक तरफ जो है लगभग 500-600 के आसपास चीनी, तीनों दिशाओं से जो वहाँ प्लाटून पोस्ट थी उनकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कमांड से बात की और उनसे कहा कि यहाँ चीनी भारी संख्या में है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, असला की ज़रूरत है, आप जो है रीइंफोर्समेंट भेजिए। तो पीछे से उनको ऑर्डर आया कि यहाँ नहीं भेजा जा सकता, बीच में एक पहाड़ी पड़ती है, इस वजह से आपको आर्टिलरी सपोर्ट भी जो है वो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह से कहा गया आप पोस्ट छोड़ करके पीछे हट जाइए अगर इतना भारी आक्रमण है तो। ठीक है, मेजर शैतान सिंह ने अपने जो तीनों प्लाटून्स थी, तीनों जो प्लाटून में बटी हुई सेना थी, उन सब से पूछा कि बताइए आपका क्या मानना है। आप जानते हैं सिपाहियों का जवाब क्या था? सिपाहियों ने कहा कि साहब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम दुश्मन को यहीं खा जाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम में से एक एक व्यक्ति शहीद हो जाए। तब मेजर शैतान सिंह ने कहा बहादुरों मेरा भी यही निर्णय है, और आज हम चीनियों को यहाँ बताएंगे कि उनका सामना इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना से आज उनका सामना है, और आज हम उनको एक लाइन आएंगे मारेंगे, जो आएगा वो मरेगा, जो आएगा वो आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और एक के बाद एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, लेकिन हम उनको खत्म करेंगे और यहीं रोकेंगे, हमें चुशुल को बचाना है। इस प्रकार बुलंद इरादों के साथ मेजर शैतान सिंह ने तीनों प्लाटून पोस्ट में जा करके उनको समझाया कि लड़ो, मार डालो इन चीनियों को। तो मेजर शैतान सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में वो उन्होंने लड़ना जो है प्रारंभ किया। पहली खेप जब आई आक्रमणकारियों की, उनको उन्होंने पूरा फिनिश कर दिया। फिर दूसरी खेप आई, उसको भी लगभग उन्होंने जो है वो कर दिया। लेकिन तब चीनियों को समझ में आ गया कि सामने से अटैक करना गलत है, ठीक नहीं है। तब फिर चीनियों ने आर्टिलरी शेलिंग करनी शुरू कर दी। 15 से 20 मिनट जो भयंकर मोर्टार आदि जो उन्होंने जो दागे, उसमें कहते हैं इनमें से कईयों के चीतड़े उड़ गए, शहीद हो गए उनमें से कई लोग। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने उनको कहा कि आप अपना धैर्य मत खोइए और आप लड़ते रहिए, हम लोग अंतिम व्यक्ति, अंतिम गोले तक जो है वो इनसे लड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह के अद्भुत नेतृत्व से प्रभावित होकर के वो जो सैनिक थे वो अपनी जगह डटे रहे और उन्होंने जो है वो लड़ना शुरू किया। एक शेलिंग जो है मेजर शैतान सिंह के पास आकर के हुई और मेजर शैतान सिंह का जो हाथ है वो बुरी तरह से घायल हो गया। तो उनका जो रेडियो मैन था, जो बाद में बच कर के भी आया उस लड़ाई से, रामचंद्र यादव, तो रामचंद्र यादव ने उनसे कहा कि सर आपको जो है वो चोट लगी है। तो मेजर शैतान सिंह का जवाब क्या था? उन्होंने कहा रामचंद्र ये सिनेमा हॉल थोड़ी है, ये तो चोट लगने की ही जगह है, यहाँ तो लगेगी चोट, बांध दो मेरे पट्टी और मैं लड़ूंगा। मेजर शैतान सिंह भाटी ने पट्टी कर दी और फिर उन्होंने जो है बैंडेज होने के बाद वापस जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। और फिर कहते हैं कि भयंकर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ शायद इतिहास में न भूतो न भविष्यति। भयंकर युद्ध जो हुआ, मेजर शैतान सिंह के खुद के एब्डोमेन रीजन में यहाँ आकर के एक बर्स्ट लगा, 9-10 गोलियाँ उनके पेट में आकर के लगी। और फिर उन्होंने फिर उसी रेडियो मैन से कहा रामचंद्र यादव पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा बेल्ट खोल दो। रामचंद्र यादव ने जब देखा तो पता चला था उनकी आंतें बेल्ट से जो है वो नीचे लटक रही थी। तो उसने उनको तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा हाँ सर मैं अभी खोलता हूँ, लेकिन उसने बेल्ट को नहीं खोला। वो जानता था बेल्ट खोलते ये तत्काल शहीद हो जाएंगे। मेजर शैतान सिंह जो थे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से बार बार बेहोश हो रहे थे, कभी होश में आते थे फिर बेहोश हो रहे थे।
इस बार जब उनको कुछ मिनट बाद होश आया तो उन्होंने रामचंद्र से कहा कि रामचंद्र देखो, ज़्यादातर जो पोस्ट के सिपाही हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और तुम कुछ लोग जो है वो बचे हो। मेरा कहना मानो और तुम वापस जाओ कमांड में और जाकर के उनको बताओ कि मेरी कंपनी कैसे लड़ी, कैसी वीरता से हम लोग एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हटे और हमने जो है इनका किस वीरता से सामना किया, वरना किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे चार्ली कंपनी तेरा कुमाऊं जो है उसने किस तरह का युद्ध के अंदर ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास में न पहले हुआ और शायद आगे भविष्य में भी नहीं होगा। लेकिन वो जो रामचंद्र यादव थे उनको याद आया कि कहा जाता है कि अपने अधिकारी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी जो डेड बॉडी भी अगर हो तो दुश्मन के हाथ नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने मेजर साहब को जो है वो अपने गले से लगाया और वो रोल होना शुरू हुए पहाड़ी से। रोल होते होते जब वो नीचे की तरफ पहुँचे तो लगभग 8:30 के आसपास का या 8:15 का समय था। तो उस समय उन्होंने देखा तो मेजर साहब का जो प्राण है वो निकल चुका था। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि उस समय मेजर साहब जो थे, मेजर शैतान सिंह के हाथ में एक ऐसी घड़ी थी जो नब्ज से चलती थी और वो जो घड़ी थी 8:00 पे वो घड़ी बंद हो गई थी, यानी उनकी नब्ज चलनी जो है वो बंद हो गई थी। उससे पहले मेजर शैतान सिंह ने उनसे ये कहा था कि एक बंदूक मेरे पाँव से बांध दो, एक मेरे हाथ में तो दो, क्योंकि मैं यहाँ गिरा हुआ भी इन पर फायर करता रहूँगा। और मरने से पहले उन्होंने रामचंद्र यादव से कहा था तुम जाओ और ये स्टोरी जो है वो सुनाओ। एक और महावीर उस दिन जो है चीनियों पे बड़ा भारी पड़ा, उसकी कहानी सुनाए बिना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। उस महावीर का नाम था सिंह राम, हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र का जाट परिवार का एक महान जो है वो वीर, कुश्ती का जबरदस्त खिलाड़ी, लंबे चौड़े कद काठी वाला जो सिंह राम था। जब उनकी गोलियां खत्म हो गई और चीनी लोग जब पोस्ट के पास में आ गए तो इन्होंने अपनी बंदूकों आगे जो बैनेट होता है उसको निकाल लिया और चीनियों को मारने लगे उससे। उन्होंने देखा कि चीनियों के कोट सर्दी से बचने के लिए इतने मोटे थे कि बंदूक के आगे का जो खंजर है वो उसके अंदर नहीं घुस रहा था। तो सिंह राम ने, रामचंद्र यादव ने आंखों देखा वर्णन किया कि मैं देख रहा था सिंह राम उठा उठा के चीनियों को पहाड़ी से नीचे फेंक रहा था। वो अपने उस मोर्चे से बाहर निकला और 2 चीनियों का माथा पकड़ के उसने उनको जोर से टकराया और वो दोनों चीनी जो है वो वहीं ढेर हो गए। उस महावीर ने, उस जाट योद्धा ने उस दिन ऐसा तांडव मचाया वहां पे चीनियों के, और फिर कहते हैं अंत में उनके सिर में चीनियों ने गोली मारी, तब वो व्यक्ति जो है वो रुका। आपको पता है चीनियों ने क्या किया उसके साथ? दुश्मन भी देखिए आप, वीरता का जो है सम्मान करता है। चाइनीज ऑफिसर ने, वो जो सिंह राम थे, उनकी जो डेड बॉडी थी उसके चारों तरफ उल्टा करके 4 राइफल लगाई, उस पर जो टोपी जो सम्मान में लगाई जाती है सेना के, वो रख करके, और सिंह राम की छाती पे लिखा, उन्होंने एक पेपर पे लिखा, पत्थर लगाया उसके ऊपर, हियर लाइज द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ भारतीय सेना का सबसे वीर योद्धा जो है वो सो रहा है। चीन के अधिकारी ने भारतीय सेना के जो इस सिंह राम नाम के इस महावीर के छाती के ऊपर ये लेटर लिख करके और पत्थर लगा के रखा और चारों तरफ संगीने जो है वो सजाई गई उसके सम्मान में। कैसा महावीरों का ये कुनबा है भारतीय सेना का। मेजर शैतान सिंह भाटी की जो ये 120 जवानों की जो चार्ली कंपनी थी, तेरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया, अमर हो गई वो टुकड़ी। इसमें से दोस्तों 114 जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन ये कहानी जो है एक और व्यक्ति, एक और हीरो का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती, और वो थे मेजर शैतान सिंह भाटी के पर्सनल बॉडीगार्ड LMG लिए हुए, और उनका नाम था निहाल सिंह। जो 114 लोग शहीद हुए और 120 में से जो 6 लोग पीछे बचे थे उनको ज़्यादातर को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया। केवल एक रामचंद्र यादव जो है वो मेजर साहब के आदेश के अनुसार वापस गए। पोस्ट के क्या हालत रही, किस प्रकार वो शहीद हुए, कितनी वीरता से लड़े, वो बताने के लिए ये जो निहाल सिंह है, इनकी बात बताऊं मैं आपको। ये LMG पोस्ट को संभाल रहे थे और इनके साथ के जो 2 साथी थे वो घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए, और शत्रु ने पीछे से आक्रमण किया। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने LMG का मुंह इधर करने की कोशिश की, तो शत्रु का बस लगा 2 गोलियां, एक यहां से और एक यहां से, उनके हाथ के आर पार हो गई।
तो उन्होंने एलएमजी के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं वो निकाल के फेंक दिए, ताकि दुश्मन, देखिए उस स्थिति में भी जब खून निकल रहा है दोनों हाथों से, आसपास सब साथी शहीद हो रहे हैं, उनके मन में चल रहा है कि कहीं शत्रु जो है मेरी जो एलएमजी है उसका यूज़ न कर सके, इसलिए उसका जो एसेंशियल पार्ट है वो निकाल के फेंक दिया उन्होंने उस समय, और घायल हो गए। चीन के सिपाहियों ने उनको प्रिजनर ऑफ वॉर POW जो है वो बना लिया। बाद में कहते हैं उनको 1 से 1.5 दिन बाद जब होश आया तो उन्होंने पाया कि वो चीनियों के कैंप में है, और चीनी अफसर ने उनको होश में आने पर उनसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। उन्होंने बताया मेरा नाम है निहाल सिंह। फिर उन्होंने पूछा कमांडेंट कौन है, हु इज़ योर कमांडर। तो उन्होंने कहा नो, नहीं पता मुझे। तो फिर उसने उनको खाने के लिए कुछ दिया, मन पट्टी की, लेकिन उनको टेंट के अंदर जो है बंदी बना दिया। वैसे वो चलने की स्थिति में भी नहीं थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1 से 1.5 दिन बाद उन्होंने रात को देखा कि रात के समय यहाँ पहरा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। पूरे दिन तो खूब सारे सिपाही होते हैं, रात को केवल 2 संतरी हैं, वो लोग ही पहरा देते हैं। तो निहाल सिंह ने देखा कि जब दोनों संतरी दूर वाले चेक पोस्ट पे गए हुए थे तो वो मौका देख करके वहाँ से निकल गए। अब उस समय समस्या ये, एक तो वो घायल, दोनों हाथों में उनके गोली लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे, और अंधेरे में उनको ये पता नहीं है कि जाना किस तरफ है। अगर मैं चला जा रहा हूँ कहीं मैं चीन की तरफ ना चला जाऊँ। फिर भी हिम्मत करके और वो जो है वो आगे की तरफ बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ी के ऊपर किनारे किनारे होते हुए जो आगे की तरफ बढ़े। तो कहते हैं बाद में चीनियों को पता चला तो उन्होंने रेड फ्लैश लाइट जो होती है उसको उन्होंने एकदम आकाश में जो है किया, ताकि पूरा चारों तरफ रोशनी रोशनी हो गई। चीनियों ने कोशिश की कि कहीं अगर वो दिखाई दे जाए उसको गोली मार दें, लेकिन कहते हैं 2-3 बार फ्लैश लाइट करने के बाद भी जब वो उनको दिखाई नहीं दिया तो शायद उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि शायद ये व्यक्ति जो है वो भाग गया है। लेकिन निहाल सिंह को ये पता नहीं था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि गलत दिशा में जा रहा हूँ। और कहते हैं एक बड़ी रोचक घटना उनके साथ घटी। अब कुछ लोग तो इसको मानते हैं कि वो शायद ज़्यादा खून निकलने की वजह से उनको हो सकता है इस तरह के विजन हुए, उनको ऐसा लगा कि ऐसा है। लेकिन वो जिस विश्वास से उन्होंने वो कहानी सुनाई है तो हमें मानना पड़ेगा कि कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि उन्होंने कहा कि हमारी जो टुकड़ी जो है जब 1 महीने पहले यहाँ पे पोस्टेड हुई थी तो एक कुत्ता रोज आता था हमारे वहाँ पे, और मैं उसको रोज खाने के लिए बिस्कुट और कभी कुछ खाने के लिए दिया करता था, और उस कुत्ते का उन्होंने बाकायदा नाम भी रखा था, उसका नाम रखा गया था टॉमी। तो कहते हैं निहाल सिंह असमंजस में उधेड़-बुन में आगे बढ़ रहे थे, उनको पता नहीं था मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ। जब वो आगे बढ़े तो वही कुत्ता जो है वो उनके पास आया, और उस कुत्ते ने उनको पहचान लिया, और निहाल सिंह ने उससे कहा हाँ टॉमी मुझे रास्ता बताओ। और फिर वो कुत्ता आगे आगे चला और निहाल सिंह उसके पीछे पीछे चले, और अंततः वो उनको जानी पहचानी पगडंडी तक उस कुत्ते ने उनको छोड़ा। फिर उन्होंने देखा वो कुत्ता गायब हो गया। उन्होंने ये माना कि शायद भगवान ने इसको मेरा पथ प्रदर्शक बना करके भेजा। और बाद में निहाल सिंह, अगर निहाल सिंह न आए होते वापस तो बहुत गजब हो गया होता दोस्तों। क्या गजब हो गया होता तो सुनिए आप उसको। रामचंद्र यादव जो कि रेडियो मैन थे उस समय, मेजर शैतान सिंह के आदेश पर जब वो वापस पहुंचे तो रामचंद्र यादव ने जो बात बताई कि हम 120 लोग लड़े, सबने सीने पे गोली खाई, 114 शहीद हो गए, कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए, उनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि हमने 1300 चीनियों को मार दिया है तो उनका जो अधिकारी था उसने कहा रामचंद्र यादव शायद तुम्हारा बहुत खून निकल गया है, इससे तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। मुझे तो तुमने कह दी ये बात, लेकिन आगे किसी और को मत कहना, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। और आप जानते हैं रेवाड़ी क्षेत्र के ये जो अहीर थे, यादव थे, इनके पूर्वज भी सदा से सेना में भर्ती होते चले आए थे, वीरों का क्षेत्र है वो। वहाँ पे ये मान लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं उस पूरे क्षेत्र में बर्फ गिर गई थी। नवंबर के महीने में ये घटना घटी 18 नवंबर के आसपास। फिर भयंकर बर्फबारी हो गई, कई फीट बर्फ में वो जो हमारे वीर थे उनकी जो डेड बॉडीज थी वो बर्फ के नीचे दब गई। 3 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं रहा, कुछ भी पता नहीं चला कि उन लोगों का क्या हुआ। गांव के लोगों ने तो ये मान लिया कि ये लोग भगोड़े हैं, डर के मारे भाग गए। कुछ ने कहा चीनी लोगों ने इनको पकड़ लिया, और यहाँ तो हो गया कि ये जो शहीद हैं इनके जो घर वाले हैं उनका गांव वालों ने बॉयकॉट कर दिया, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और उन्होंने माना कि तुम्हारे तो जो परिवार के जो व्यक्ति जो सेना में थे वो सब भगोड़े हैं, कायर हैं, डरपोक हैं। इस तरह का घोर अन्याय हो गया होता अगर निहाल सिंह वापस ना आते। रामचंद्र यादव ने बार बार कहा कि सर मैं जो कह रहा हूँ आप विश्वास कीजिए 100% सही है, हम लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों बाद में निहाल सिंह जब वापस आए और वही कहानी उन्होंने फिर से सुनाई जो कहानी रामचंद्र यादव ने सुनाई थी, तब लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन डेड बॉडीज तब तक भी प्राप्त नहीं हुई थी। तो कहते हैं उस समय ब्रिगेडियर रैना
3 महीने बाद, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आसपास, कहते हैं जब बर्फ़ थोड़ी पिघलने लगी फरवरी मार्च के माह में, तो एक गडरिये ने मेजर शैतान सिंह की जो डेड बॉडी है उसको देखा। उन्होंने देखा कि व्यक्ति है, आर्मी का कोई अधिकारी लगता है, और उसके पाँव में गन बंधी हुई। तो उसने देखा वहाँ खूब सारी जो है लाशें जो है उसको दिखाई दी। तो उसने जो है सेना को इन्फॉर्म किया। ब्रिगेडियर रैना के नेतृत्व में ट्रैकिंग का नेतृत्व किया। किसने? ब्रिगेडियर रैना ने, जो बाद में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और कहते हैं ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के पता नहीं कितने अधिकारी उस बात को तस्दीक करने के लिए जो रामचंद्र यादव ने कही है, वो लोग कंफर्म करने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो वो जो मंजर उन्होंने देखा कि मेजर शैतान सिंह भाटी अपने पाँव में एक बंदूक बांधे हुए थे और वो पाँव से ट्रिगर को दबाए हुए थे। यानी मरते मरते भी उन्होंने, उनके हाथों में जान नहीं बची, पाँव से शत्रु के ऊपर जो है वो गोलियां दाग रहे थे। कोई सिपाही इस स्थिति में, हाथ में ग्रेनेड है, उसने शायद पिन खींची नहीं, उसके पेट में आके बर्स्ट लगा, वो वहीं शहीद हो गया। वो ग्रेनेड उस स्थिति में उसके हाथ में वैसे ही जम गया। खरोंच भी नहीं आई उन लोगों के शरीरों पे, बर्फ के कारण उनके शरीर बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में थे। मेडिकल स्टाफ का कोई व्यक्ति जिसके हाथ में इंजेक्शन है, गोली लगी, वहीं शहीद हो गया। शायद वो जिसको गोली लगी उनका इलाज करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सारे जो 114 वीर जो वहां शहीद हुए, एक के भी पीठ पर एक खरोच नहीं थी। सब ने गोली खाई थी, तो सीने के ऊपर गोली खाई थी। ठीक है, ये सब दृश्य देख करके ब्रिगेडियर रैना जो है भाव विह्वल हो गए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। और दोस्तों उस दिन वो फूट फूट कर रोए। ब्रिगेडियर रैना फूट फूट कर रोए। उनके जो साथी अधिकारी थे उन्होंने उनको संभालने की कोशिश की कि सर सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। तो उनका जवाब था, कैसे सब्र रखूं, ये मेरे ही तो लाल थे, ये भारत माता के सपूत, ये सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे यही तो थे जिन्होंने बचा लिया उस दिन भारत को, चुशूल को बचा लिया, लेह लद्दाख को बचा लिया, और एक तरह से जम्मू कश्मीर को बचा लिया। आज भी चीन ने जहां कब्जा किया था उस समय, अक्साई चीन कहा जाता है उसको, आज तक खाली नहीं किया चीन ने उसको, आज भी वो चीन का हिस्सा है। हम हमारे भारत के बच्चों को भारत का जो नक्शा दिखाते हैं, क्या बेचारे बच्चे जानते नहीं हैं कि उसकी वास्तविकता क्या है। ऊपर जो जम्मू कश्मीर हमको दिखाया जाता है, उसका सिर 2 तरफ से कटा हुआ है। वास्तव में हम मानते हैं कि भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत के कंट्रोल में नहीं है। इधर अक्साई चीन का जो एरिया है पूरा का पूरा चीन ने दबा रखा है, इधर पीओके पूरा पाकिस्तान ने दबा रखा है। तो ब्रिगेडियर रैना इतना रोए कि उनकी आंख, एक आंख उनकी जो है आर्टिफिशियल थी, नकली थी। कहते हैं रोते रोते वो आंख उनकी बाहर जो है वो गिर पड़ी। और फिर इस तरह क्या, फिर मेजर शैतान सिंह, चूँकि वो अधिकारी थे, और उनके शरीर को उनकी पत्नी सुगन कंवर के पास जो है जोधपुर भेजा गया। जोधपुर शहर में जहां मेजर शैतान सिंह की अंत्येष्टि हुई, उस महावीर का अंतिम संस्कार हुआ, आज वहां बड़ा सारा स्मारक बना हुआ है। जोधपुर शहर में जो मेन चौराया है, पावटा चौराया जिसे कहा जाता है, वह मेजर शैतान सिंह की एक विशाल प्रतिमा है। और हर वर्ष 18 नवंबर के दिन कुमाऊं रेजिमेंट के, हमारी सेना के वीर जवान वहाँ आके बड़ा एक शानदार फंक्शन जो है वो उनकी याद में करते हैं। बाकी जो जवान थे उनकी डेड बॉडीज़ का पूरे सैनिक सम्मान के साथ वहीं रिजांगला में जो है वो दाह संस्कार किया गया। आपको पता है वहाँ भी आज के समय में अहीर धाम बना हुआ है, मेमोरियल बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ अपने दोस्तों से कि यार घूमने के लिए तुम गोवा जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, लेह लद्दाख जाओ आप, और लेके जाओ अपने बच्चों को वहाँ रिजांगला लेकर के जाओ, और उनको महसूस करने दो उन वादियों को, कैसे भारत के 120 जवानों ने उस दिन गदर मचा दिया था, चीनी सेना की लाशों के ढेर लगा दिए थे। फ़क्र होगा आपको भी अपने परिवार सहित यदि आप वहाँ जाएंगे, उस स्मारक को जाकर के महसूस कीजिए, श्रद्धा सुमन चढ़ाइए आप उन महावीरों के जो है इस स्मारक के ऊपर। मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके जो वीरों ने जो कार्य किया, ये जो रिजांगला का जो ये युद्ध है, ये अविस्मरणीय अध्याय है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप रिजांगला के बारे में जानते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि रिजांगला नाम की कोई लड़ाई भी हुई थी। क्या किस मेजर शैतान सिंह भाटी, हाँ इतना लोगों को पता है कि मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। मैं कई बार सोचता हूं तो मुझे लगता है कितनी साम्यता है इन दो वीरों के अंदर। भारत का पहला परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट, 4th कुमाऊं, किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसकी रक्षा के लिए मिला? कश्मीर का जो पाकिस्तान से लगता हुआ भाग है उसकी रक्षा के लिए आप बड़गांव के युद्ध में शहीद हुए और भारत का पहला परमवीर चक्र आपको मिला। मेजर शैतान सिंह भाटी, कुमाऊं रेजिमेंट, 13 कुमाऊं,
वो किसी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख का वो हिस्सा जो कि चीन से लगता हुआ है, उसकी रक्षा के लिए आप शहीद हुए और आपको भी मरणोपरांत जो है वो चक्र मिला। ये भी कुमाऊं रेजिमेंट, ये भी कुमाऊं रेजिमेंट, दोनों बहुत छोटी उम्र में जो है वो शहीद हो गए। और मैं एक तो चैनल देख रहा था, एक तो बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे, न्यूज़ चैनल है बहुत बड़ा, आप देखते भी हैं उसको, उसने मेजर शैतान सिंह की कहानी सुनाई और फोटो लगा दी सोमनाथ शर्मा जी की तो इतनी इनकी जो है शक्ल भी मिलती थी। आप देखिए जो वीर उस दिन शहीद हुए रिजांगला के युद्ध में, मेजर शैतान सिंह भाटी राजपूत थे, और भाटी जो है वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, यादव हैं, यदुवंशी थे। और जो ये वीर अहीर, ये भी सारे यादव थे, ये भी यदुवंशी थे। कहते हैं अगर आप हरियाणा के उस रेवाड़ी क्षेत्र में जाकर के जो कुमाऊं रेजिमेंट का नारा है, अगर आप वो नारा लगा दें, दादा किशन की जय, वो नारा यदि आप वहाँ लगा दें तो कहते हैं वहाँ भूचाल आ जाता है। आपको वहाँ जाके पता चलता है कि इस नारे का क्या महत्व है। जो वॉर क्राई है कुमाऊं रेजिमेंट का, दादा किशन की जय, इन्हीं नारों से उन घाटियों को उन्होंने जो है वो गुंजायमान कर दिया था। तो क्या टेक है इस पूरे वीडियो के बाद? इस वीडियो के बाद एक तो टेक ये है कि रिजांगला की जो लड़ाई की गाथा मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया है, आपकी भी ड्यूटी है कि भारत के जन जन तक हमारे वीरों के ये वीरतापूर्ण कारनामे पहुँचें। तो आपके फैमिली के लोग, आपके दोस्त, जिनको भी आप ये वीडियो सेंड करना चाहते हैं, ज़रूर सेंड कीजिए। दूसरा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के इन वीरों, महावीरों, महापुरुषों की गाथाओं को गाने के लिए इस चैनल का जो है वो निर्माण किया गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एक और वीडियो में। जय हिंद।